यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। किसी शायर ने कहा है मित्रों कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम कंपटीशन से रिलेटेड आपको ग्रामर के कंसेप्ट और आपकी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपको डेली एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो जानकारी हमारे सपनों को चूर कर देती है और हमारे सपनों को एक नए आयाम तक ले जाती है। तो आज का हमारा जो पहला वाला एक्सप्रेशन जो हमारा पहला वाला एक्सप्रेशन जो रहने वाला है, वो हस्तक्षेप करने से या इंटरफियरेंस करने से या अपनी कॉमन पार्लेंस की हम बात करें अंदर, तो टांग अड़ाने से रिलेटेड। तो इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि ये जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो जब भी हम इस तरह का कोई बड़ा काम चालू करते हैं, तो उस समय होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति जानने में अनजाने में ऐच्छिक रूप से अनैच्छिक रूप से इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारे काम में बाधा उत्पन्न करता है, टांग अड़ाने का प्रयास करता है। तो टांग अड़ाने का जो शाब्दिक अनुवाद होगा हस्तक्षेप करना अथवा बाधा उत्पन्न करना, लेकिन जब हिंदी में हम इसे लाक्षणिक तौर पर बात करेंगे, लाक्षणिक रूप से बोलेंगे, फिगरेटिवली स्पीकिंग, तो हम बोलेंगे कि टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का जो शाब्दिक अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके टांग अड़ा रहा है या आपको पैरों से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। होता है शाब्दिक रूप से, जब रेस होती है तो खिलाड़ी या एथलीट होते हैं तो इस तरह की वो हरकतें करते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। टांग अड़ाने का जो लाक्षणिक अभिप्राय होता है वो ये होता है किसी काम में बाधा उत्पन्न करना। तो हिंदी में जिस तरह हम बोलते हैं हस्तक्षेप करना या बाधा उत्पन्न करना, ये एक स्टैंडर्ड या फॉर्मल तरीका है बोलने का, और कॉमन पार्लेंस के अंदर या फिगरेटिवली अपन बात करें, लाक्षणिक रूप से बात करें तो टांग अड़ाना है। उसी तरह अंग्रेजी में हम जब बात करेंगे तो इंटरफियरेंस का शब्द का प्रयोग होता है, और जब भी हम इंग्लिश के फिगरेटिव में बात करेंगे या लाक्षणिक रूप से बात करेंगे तो मेडल का बात करेंगे। मेडल का मतलब होता है किसी चीज को उलझा देना या उसकी गति को बाधित कर देना, उसका जो नेचुरल पेस है, उसकी जो अपनी नैसर्गिक गति है, उसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न कर देना। तो इस स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश कीजिए। रितु ऑलवेज मेडल्स इन माय अफेयर्स। रितु नाम का कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, वो क्या करती है, मेरे अफेयर्स के अंदर हमेशा मेडल कर देती है या मेरे मामले को उलझा देती है या मेरे मामले में टांग अड़ाती है, बाधा उत्पन्न करती है या उसे नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो रितु ऑलवेज मेडल्स इन माय अफेयर, यानी मेरे मामले में अड़ाती है या मेरे काम में अड़ाती है, मेरे वर्क के अंदर अड़ाती है, या जैसे ऑफिस के अंदर है तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट दे देती है जिसके कारण मेरा प्रमोशन का मामला अटक जाता है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं रितु ऑलवेज मेडल्स इन माय अफेयर। वर्क या प्रमोशन, मेरे प्रमोशन में आड़े आती है, प्रमोशन में टांग अड़ाती है, या मेरे काम में टांग अड़ाती है, या मेरा कोई मामला होता है तो उसके अंदर टांग अड़ाती है। तो इसका टांग अड़ाने का जो फ्रेज होता है, जिस वर्ब फ्रेज का प्रयोग करते हैं, वो होता है मेडल इन समवन्स अफेयर। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेडल आएगा। तो मेडल क्या है, एक क्रिया है या एक वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसको आप अपने जिस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद आएगा इन प्रीपोजिशन, उसके बाद आएगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है मैं, मेरा, उसका, उसकी, इस तरह के जो होते हैं किसी चीज पर स्वामित्व बताते हैं, अधिकार बताते हैं। जैसे ये पेन मेरा है, ये कैमरा आपका है, यह क्लास हमारी है। तो आपका है, मेरा है, हमारी है, तो हमारी चीज का या किसी की चीज के स्वामित्व का, अधिकार का, ओनरशिप का बोध करवाए, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं या पजेसिव वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेडल वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा इन, और उसके बाद आएगा पजेसिव प्रोनाउन, और उसके बाद आ जाएगा समथिंग। ठीक है, समथिंग का मैं आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं so that you can fill it according to your appropriate condition। तो सब्जेक्ट मेडल सिंस someone's affair, तो कोई भी व्यक्ति होता है वो किसी ने ऑब्जेक्ट के अफेयर के मतलब ऑब्जेक्ट के मामले में, कर्म के मामले में टांग अड़ाता है, इंटरफियरेंस करता है। तो रितु ऑलवेज मेडल्स इन माय अफेयर का ये मामला आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया मेडल, और उसके बाद ये आ गया इन माय अफेयर।
ठीक है, ये इसका मूल फ्रेज है। उसके बाद आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हो कि राजू ऑलवेज, तो ये ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हो गया, हाँ शायद डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद मेडल इन माय टीचिंग, यानी कोई बच्चा है बार बार आ जाता है या कोई व्यक्ति आ जाता है और क्लास के अंदर खटखटाता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं जब भी क्लास लेता हूँ ये व्यक्ति मेरी क्लास में टांग अड़ाता है। वेन एवर आई टेक क्लास दिस पर्सन ऑलवेज मेडल्स इन माय क्लास, या तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑलवेज मेडल्स इन माय टीचिंग या ऑलवेज मेडल्स इन माय क्लास। जैसे वो हमेशा उसके प्रोग्राम को चौपट कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो हम कैसे बोलेंगे, राजू ऑलवेज मेडल्स इन माय प्लान। ठीक, इसी तरह आप बोलना चाहो कि उसने मेरी पढ़ाई को चौपट कर दिया, तो ही मेडल्ड इन माय स्टडी। तो इस तरीके से आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग सेट करके इसकी वर्ब का जो रूप होता है, क्रिया का जो रूप है, वर्ब की जो फॉर्म है, उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके सेंटेंस बना सकते हो। अब ये होता है कि आज सुबह ही, जैसे एक आपको बताता हूँ, मैं क्लास लेने वाला था लेकिन मेरे को भनक लगी कि हमारे गांव से कुछ व्यक्ति यहाँ पे आने वाले थे कोर्ट के अंदर, उनका कुछ मामला चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम आपके घर पे कुछ देर के लिए रुकेंगे, ऐसा उन्होंने परसों के दिन मेरे को कॉल किया था। तो आज सुबह से मैं उस हिसाब से प्रिपेयर हुआ, क्योंकि मुझे इस चीज की अंदेशा हो चुका था, भनक लग चुकी थी। 3 दिन पहले उन्होंने कॉल किया था, तो मेंटली आई वाज प्रिपेयर दे माइट कम माय होम, को वो आदमी मेरे घर पे आ सकते हैं, ताकि मैंने तो अपने आप को सुबह मैं जल्दी उठ गया और मैंने घर के जो हाउस होल्ड कोर्स मेरे को करने थे, कंप्लीट करने थे, वो मैंने जल्दी से निपटा दिए। तो इस चीज का कहीं ना कहीं मतलब मेरे को बोध था, ज्ञान था या एक अंदेशा था। तो इस तरह की जो चीजें हम बोलते हैं कि मेरे को पहले ही भनक लग गई थी, तो भनक लगना भी क्या हो गया है, भनक लगने का जो फॉर्मल अपन हिंदी में बात करेंगे तो उसका जो प्रयोग होगा, शाब्दिक हिंदी में बात करेंगे तो उसका हो गया कि आप आने वाले थे, इस विषय का मेरे को पूर्व में ज्ञान हो गया या पूर्व में बोध हो गया। लेकिन इसी को अगर हिंदी की लाक्षणिक भाषा में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि आप आने वाले थे, इस बात की मुझे भनक पहले ही लग गई थी। इसी चीज को अपन इंग्लिश में बोलेंगे भनक लगने को, तो क्या बोलेंगे, आई गोट विंड ऑफ दिस एयर स्ट्राइक, आई गोट विंड ऑफ दिस एयर स्ट्राइक। तो एयर स्ट्राइक का मतलब होता है, विंड का मतलब होता है हवा। जैसे बॉर्डर फिल्म आई थी, बहुत ही संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो उसके अंदर भैरव सिंह जो होता है वो हवाओं से बोलता है कि यह गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बूढ़ी माँ को सलाम दे। तो वो बूढ़ी माँ को जैसे ही वो हवा होती है उसके अंदर वो अपने एक्सप्रेशंस, अपनी वाइब्रेशंस रिलीज करता है, और वाइब्रेशन रिलीज करने के कारण वो वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होते हुए यूनिवर्स में उसकी माँ तक पहुंच जाते हैं। ऑल ऑफ सडन उसकी माँ क्या होती है, एकदम चौंक जाती है, उसको लगता है कि जैसे मेरे वास्तव में किसी ने चरण स्पर्श किए हो। तो मुझे लगता है कि आप में से जिन व्यक्तियों ने बॉर्डर फिल्म को अच्छे से देखा होगा तो वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे विंड का क्या हो गया, वो लाक्षणिक अर्थ हो गया कि ये हवा जा और मेरी माँ को बताया मेरे दोस्तों को सलाम दे। तो उसी तरह की भी कोई हवा आई है और हवा से मेरे को ऐसा अंदेशा हो गया है, जैसे हवा चलती है, जैसे मलियागिरी से चलने वाली हवा जैसे आती है, तो वहां पे हवा के अंदर एक सुगंध होती है, एक ऑर्डर होती है, एक स्मेल होती है, एक नाइस स्मेल होती है। इसी तरह कहीं पे अगर बारिश हो जाती है 5 किलोमीटर दूर भी, तो वहां से जो आने वाली हवा होती है, उस हवा के टेम्परेचर को फील करके हम ये जजमेंट लगा सकते हैं, या इस तरह की हमें भनक पड़ती है, इस तरह का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है कि कहीं ना कहीं आसपास बारिश हुई है। तो इस सेंस में यहाँ पे विंड का प्रयोग किया जा रहा है, हवा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो हमने जो शब्द बनाया है वो कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पे गॉट का जो सेकंड फॉर्म है, गेट का जो गेट का सेकंड फॉर्म है, गॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट गेट विंड ऑफ समथिंग, समथिंग के आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आई गॉट विंड ऑफ देयर अराइवल, किसका अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन, यानी उनके मेरे गांव से जो व्यक्ति आने वाले थे उसका आगमन का मुझे भनक लग चुकी थी, ज्ञान हो चुका था। परीक्षा में आप चीटिंग कर रहे हो और मुझे इस चीज की भनक लग जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई गॉट विंड ऑफ चीटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, यानी
एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप चीटिंग कर रहे हो, मेरे को इस चीज की भनक लग जाती है। तो यहाँ समथिंग क्या है, फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे आप जिस चीज की भी भनक लगने की बात कर रहे हो, आने की, जाने की, उठने की, बैठने की, चोरी की, जैसे आई गॉट विंड ऑफ थेफ्ट इन माई हाउस, यानी मेरे घर में चोरी की मुझे पहले ही भनक लग चुकी थी। देखिए भनक जो होती है हमेशा पहले लगती है, किसी चीज के बाद नहीं लगती। उसके बाद कोई इंसिडेंट कांड होने के बाद तो होता है, वो भनक नहीं होती, वो तो पछतावा होता है। तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, ये गेट क्या है, वर्ब के अकॉर्डिंग ये वर्ब है, और ये वर्ब किसके, टेंस के अकॉर्डिंग बार बार फ्लक्चुएट करेगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन केवल ये यहाँ पे ये मतलब सेंटेंस है, यहाँ पे केवल देख लेने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि इस ज्ञान को आप जीवंत रख सके, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सिद्ध हो सके, उसके अंदर सेटल डाउन हो सके। इसके लिए क्या हो करना होगा, वी नीड ए लिटिल बिट प्रैक्टिस सो दैट इट कैन सेटल डाउन इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके लिए व्हाट शैल वी रिक्वायर, ए लिटिल बिट प्रैक्टिस। तब जब भी हम ये बात करते हैं कि थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़ा या थोड़ी सी, तो हिंदी के अंदर इस तरह से हम बोल देते हैं थोड़ा, थोड़ी। तो ये अपने हिंदी के जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उसके अनुसार इसको थोड़ा इसका मॉडिफाई किया गया है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जिस फ्रेज का यूज किया जाता है, ए लिटिल बिट ऑफ का प्रयोग, ए लिटिल बिट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल वाला लिटिल का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको ये समझना है। यहाँ पे लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का हम जब भी ग्रामर की क्लासेस लेंगे, एडवांस ग्रामर की है, उसके अंदर आपको बहुत ही डिटेल में जाके इसके जो माइन्यूट डिफरेंसेस है उनको आपको क्लियर करवा देंगे। तो यू नीड ए लिटिल बिट प्रैक्टिस। तो उसके लिए क्या है, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है। बिट का मतलब होता है टुकड़ा या अंश या भाग। तो और लिटिल का मतलब क्या हो गया, थोड़ा। ए लिटिल का मतलब एक थोड़ा सा प्रैक्टिस या अभ्यास। तो आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास से सर्व काम सिद्ध हो जाते हैं। अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधे अपने पातंजलि योग सूत्र है, उसका सेकंड नंबर का सूत्र है अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधे। पहला सूत्र है योग चित्तवृत्ति निरोधे, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना क्या है, योग है। और दूसरा क्या है, दूसरे सूत्र के अंदर जो एफोरिज्म है उसके अंदर पतंजलि क्या बोलते हैं, अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधे, अभ्यास प्लस वैराग्य, डिटैचमेंट प्लस प्रैक्टिस। तो डिटैचमेंट और प्रैक्टिस अगर आप लगातार करते रहोगे तो धीरे धीरे इस वर्ल्डली या मटेरियल वर्ल्ड से आप क्या हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे, और आप एक लिबरेशन की ओर, एक सेल्वेशन या जिसको मोक्ष अपन बोलते हैं, उसकी तरफ अग्रसर हो जाओगे। तो सोच लीजिए, अभ्यास करने मात्र से अगर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उस सुप्रीम जो कंडीशन है उसकी प्राप्ति हो सकती है, जो हमारे कॉन्शियसनेस का अल्टीमेट लेवल है, वहां तक अगर हम अचीव कर सकते हैं, तो सोचिए अभ्यास करने से क्या नहीं किया जा सकता। तो यह है अभ्यास की महिमा। खैर, उसके लिए सॉरी चाहूंगा, मैं थोड़ा आपको फिलोसॉफिकल डायमेंशन के अंदर ले चला जाता हूं, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस लिटिल बिट का अभिप्राय क्या है और कैसे इसको यूज करना है। तो इसके आगे आप जो भी लगाना चाहो, आगे ए लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, ए लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, या ए लिटिल बिट ऑफ टीचिंग, ए लिटिल बिट ऑफ स्टडी, ए लिटिल बिट ऑफ इंजॉयमेंट, ए लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट, तो इसके आगे जिस भी आप शब्द का प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हम तो करें या नहीं करें, सर आपको क्या मतलब, आपको कोई मतलब है क्या भाई हम नहीं करें? तो आप क्या बोलोगे, एनी कंसर्न टू यू। जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हो, जैसे इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि सामान्यतः ऐसा होता है कि लड़के किसी लड़की को जब अप्रोच करते हैं तो लड़की शुरू में कुछ उकड़ी उकड़ी सी डायरेक्टली ये बोल देती है। जब भी कोई लड़का जाके किसी लड़की को बात करने की कोशिश करता है कि भी कहाँ जा रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पे नए हो, तो वो डायरेक्टली बोल गया एनी कंसर्न टू यू, कि आपको क्या मतलब। तो वो डायरेक्टली आउटराइटली उसको रिजेक्ट तो नहीं करती, लेकिन उसको डिमोटिवेट करने के लिए, या उनका एक लड़कियों का अपने साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन शील्ड होती है कि जैसे ही उनकी जो पर्सनल स्पेस के अंदर कोई आदमी घुसने का प्रयास करता है, तो ये एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उनका प्रोटेक्शन शील्ड मैकेनिज्म क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो उनसे बात करना नहीं चाहती है। तो वो क्या बोलेंगे, एनी कंसर्न टू यू, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें कोई मतलब है कि तुम्हें क्या काम है। तो जब भी हम इस तरह का कोई भी अपने को यूज करना होता है तो हम क्या बोलेंगे, एनी कंसर्न टू यू, मतलब तुम्हें क्या मतलब है, क्या तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना, अपने रास्ता माइंड योर ओन वेज, यानी अपने रास्ता पकड़ो, निकल लो। तो समझ गए ना, तुम्हें मतलब का क्या मतलब हो गया, एनी कंसर्न टू यू, ठीक है। लेकिन इसका अगला वाला है गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब हो गया है
गियर का मतलब होता है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर के अंदर जब गाड़ी लग जाती है तो वो अपनी टॉप स्पीड के ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो गियर का एक इस तरह का जो संबंध है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन और तैयारी जो स्टेप बाय स्टेप जो चलती है, एक चरणों के अंदर चलती है कि एक चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, इस चरण से जब भी चलती है, जैसे आर यू गियर्ड अप फॉर एग्जामिनेशन, के आप एग्जामिनेशन देने के लिए गियर्ड अप हैं, अर्थात तैयार हैं, क्योंकि जैसे आपको पहले सिलेबस पढ़ाया गया, फिर आपका क्लास टेस्ट लिया गया, फिर आपका मंथली टेस्ट लिया गया और उसके बाद फाइनली यू गेट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। तो फाइनली जब आप अपीयर होते हैं तो आपके एग्जामिनेशन या जो टीचर होते हैं वो पूछते हैं कि आर यू गियर्ड फॉर एग्जामिनेशन। इसी तरह जैसे एथलीट है, एथलीट के कोच होते हैं तो उनको वो शुरू से किसी भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर वो इन्वॉल्व होने होते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करने होते हैं, उससे काफी दिन पहले उनको अच्छी खासी प्रिपरेशन करवाते हैं, उनको ग्राउंड के अंदर ले जाएंगे, फील्ड के अंदर ले जाएंगे, उनको दौड़वाएंगे और उनसे अच्छी खासी एक्सरसाइज करवाएंगे। उसके बाद वो मॉक ड्रिल को क्या कहते हैं आयोजन करते हैं कि भी वहां पे वो खुद ही आपस में उस तरह का एक एनवायरनमेंट सिमुलेट करके देखते हैं कि रियल टाइम कंडीशंस के अंदर हम इस कंडीशन को या इस तरह का अगर कुछ होता है तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और उससे वो पॉजिटिव फीडबैक लेकर अपना जो प्रिपरेशन होती है उसको फाइन ट्यून करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या हो गया, आर यू गियर्ड अप फॉर स्टडिंग या प्लेइंग। तो वहां पे ये पूछ रहा है कि अब इतना सब कुछ आपको ट्रेनिंग दे दी है, फाइनली आज हम चल रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, तो कोच साहब पूछ रहे हैं आर यू गियर्ड अप फॉर स्टडिंग प्लेइंग। या जैसे कोई मतलब अध्यापक है तो वो पूछ सकता है कि आर यू गियर्ड अप फॉर एग्जामिनेशन, क्या आप एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए, इस गियर्ड अप के बाद आप जिस भी चीज के लिए पूछना चाहे, किसी व्यक्ति से कंफर्म करना चाहिए कि क्या आप इस वस्तु के लिए, इस चीज के लिए तैयार हैं, तो हम क्या बोलेंगे, गियर्ड अप फॉर समथिंग। क्या आप खाने के लिए तैयार हैं, आर यू गियर्ड अप फॉर ईटिंग। क्या आप पानी पीने के लिए तैयार हैं, आर यू गियर्ड अप फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और इसी तरह आर यू गियर्ड अप फॉर एग्जामिनेशन, आर यू गियर्ड अप फॉर डिपार्चर। जैसे कोई ट्रेन जाने के लिए तैयार है तो द ट्रेन नंबर 107 इज रेडी, गियर्ड अप फॉर देयर डिपार्चर, या गियर्ड अप फॉर डिपार्चर, रेडी फॉर। तो जैसे गाड़ी संख्या 12912 यहाँ से होती हुई वहां पे जाएगी, इस तरह के अनाउंसमेंट होते रहते हैं, तो वहां पर भी इस तरह का गियर्ड अप का प्रयोग कर सकते हैं कि भी गाड़ी वहां पे तैयार खड़ी है और स्टेशन से अब वो लीव करने वाली है। तो कहने का लब्बो लुआब ये है कि गियर्ड अप का प्रयोग तैयार होने के लिए, किसी चीज के लिए रेडी होने के सेंस में किया जाता है। अगला वाला जो हमारा फ्रेज रहने वाला है आज का, वो है आई एम एड्रोइट एट क्रिमिनल लॉ। जब भी हम किसी विशेषज्ञता की बात करते हैं, देखिए आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, उदारीकरण का जमाना है और वैश्वीकरण का जमाना है। वैश्वीकरण के जमाने के अंदर आपको मार्केट की जॉब के साथ अपने आप को पेश करने के लिए, उसके साथ गति से गति मिलाकर चलने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, किसी भी एक फील्ड के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर, या किसी भी एक वॉक हो लाइफ का उसके अंदर। अगर आप थोड़ा थोड़ा सभी जानते हैं तो वहां पे आपका खिचड़ी बन जाएगा। एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस से सब कुछ आता है, तो वहां पे ये हो सकता है कि आपका जो ऑल ओवर स्कोर रहे उससे आप एग्जामिनेशन क्लियर कर दो। लेकिन जब भी आप अगर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले और बाहर कहीं पे भी जाओगे, तो वहां पे अगर किसी दुकानदार के पास जाके बोलोगे कि मेरे को आपके गल्ले के ऊपर बैठना है, तो वो आपसे स्पेसिफिक नॉलेज मांगेगा कि आपको चलो हिस्ट्री का नॉलेज है, पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, आपको इंग्लिश का नॉलेज है, आपको गैस सिलेंडर का नॉलेज है, आपको मोटरसाइकिल का नॉलेज है, ठीक है, लेकिन उन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, लेकिन स्पेसिफिक या डीप नॉलेज नहीं है। उसके अंदर हॉरिजेंटल वर्टिकल नॉलेज नहीं है। एक तो नॉलेज के जैसे एक तो हॉरिजेंटल नॉलेज होता है कि ज्ञान का विस्तार है, लेकिन ज्ञान में गहनता नहीं, ज्ञान में मतलब गहराई नहीं। तो गहराई नहीं होगी तो आपको कोई भी नॉलेज या मतलब कोई भी जॉब मिलेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही यहाँ पे आया हूँ, तो जैसे मैंने कोई एग्जामिनेशन टीचर का क्लियर किया है, तो वहां पे मेरे को इतना डीप नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री भी आती है, वहां पे पॉलिटिकल भी आता है, ज्योग्राफी भी आती है, वहां पे इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है, वहां पे कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ मेरे जो सब्जेक्ट इंग्लिश के रिलेटेड होते हैं,
तो वहां पे वो चल जाता है। लेकिन जैसे ही मैं वहां से बाहर निकलता हूँ, किसी कोचिंग वाले के पास जाता हूँ कि सर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं आपकी कोचिंग पे पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, तो वो डायरेक्टली ये पूछेंगे कि इस अंग्रेजी भाषा व्याकरण का आपको कितना गहरा नॉलेज है और कितनी कुशलता पूर्वक आप इस नॉलेज को बच्चों को दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हैं, कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये निष्णात होना, उसमें कुशल होना, प्रवीण होना, दक्ष होना या एक्सपर्ट होना, स्पेशलाइज्ड होना, उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो इसका जब भी हम बोलते हैं कि वो इस चीज में निपुण है, जैसे वो मैथमेटिक्स का विशेषज्ञ है, या जैसे वो ऑन्कोलॉजी, जैसे कैंसर सर्जरी होता है या कैंसर का भी जो विज्ञान होता है उसका विशेषज्ञ होता है, कोशिका विज्ञान का विशेषज्ञ होता है, पैथोलॉजी का विशेषज्ञ होता है, या अपने जैसे यही बोल देता हूँ आई एम एडरोइट एट क्रिमिनल लॉ, तो मैं क्रिमिनल लॉ का विशेषज्ञ हूँ। ठीक है, सिविल लॉ के बारे में मुझे बेसिक सा नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज है, लेकिन बहुत ज्यादा उस ज्ञान में मेरी डेप्थ नहीं है, उसके अंदर गहनता नहीं है। लेकिन क्रिमिनल लॉ का ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड ही जो मैटर्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करता हूं मजिस्ट्रेट के सामने। जो क्रिमिनल मैटर होते हैं मैं उनकी ही पेयर भी करता हूं, सिविल लॉ की नहीं करता, मेरे को कंपनी लॉ नहीं आता। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई आपराधिक विधियों का मैं विशेषज्ञ हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, या मैं आपराधिक विधियों का उस्ताद हूं। क्रिमिनल के मामले के अंदर तो वो वकील उस्ताद है, तो मैं बोलूंगा आई एम एड्रोइट एट, एड्रोइट का मतलब हो गया कुशल, एट समथिंग, तो इसका क्या फ्रेज बनेगा, एड्रोइट एट समथिंग। तो एड्रोइट एट के बाद आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आई एम एड्रोइट एट मैथमेटिक्स, आई एम एड्रोइट एट कंपनी लॉ, आई एम एड्रोइट एट अकाउंटेंसी, आई एम एड्रोइट एट सिविल लॉ, या आई एम एड्रोइट एट टीचिंग मैथमेटिक्स, आई एम एड्रोइट एट स्पोकन क्लासेस, आई एम एड्रोइट एट अमेरिकन एक्सेंट। इस तरह से इन्फिनाइट आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन उनका जो फ्रेज रहेगा एड्रोइट का वो क्या होगा, ये रहेगा ADROIT एट, या स्पेशलाइज्ड एट, एक्सपर्ट एट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन इस एड्रोइट का क्या मतलब हो गया, आपको यह समझ लेना है किसी भी चीज में कुशल है, दक्ष है, निष्णात है, उस्ताद है, विशेषज्ञ है, प्रवीण है, पारंगत है, तो उसके लिए इस एड्रोइट का प्रयोग किया जा सकता है। इंग्लिश के अंदर अपन जैसे एक्सपर्ट बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड बोल सकते हैं, स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, तो उस सेंस में यूज होता है। अगला वाला हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है, ये जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है, तो उनको इस तरह का सेंटेंस यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगला वाला सेंटेंस है शी इज थ्रोइंग हरसेल्फ एट मी, यानी अभी इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। शी इज थ्रोइंग एट, शी इज थ्रोइंग हरसेल्फ एट मी, यानी वो क्या कर रही है, सी का मतलब हो गया किसी फीमेल जेंडर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सी इज थ्रोइंग यानी फेंक रही है या दिखा रही है या कोई मेरे को प्रोजेक्ट कर रही है, हरसेल्फ यानी खुद को, कहां पे, एट मी यानी मुझ पे, यानी कोई एक महिला है या कोई पुरुष है वो क्या कर रहा है, थ्रो हरसेल्फ एट मी, यानी वो अपने आप को, उसका व्यक्तित्व है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन है, उसकी वॉकिंग एंड टॉकिंग स्टाइल है, या जो भी उसका पूरा समग्र पर्सनैलिटी है, तो वो क्या कर रहा है, थ्रोइंग एट मी, तो वो मेरे साइड में, मेरे डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुल मिला के वो मेरा अटेंशन कैच करने की, ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी इज थ्रोइंग हरसेल्फ एट मी, मतलब कोई महिला क्या है कि आपके ऊपर कूदी जा रही है, या थ्रोइंग हरसेल्फ यानी खुद को कैसे फेंक रही है, किसी गुलेल के अंदर क्या कहते हैं पीछे लगा के अपने आप को रबड़ में खींच के क्या कहते हैं अपने आप को आपके ऊपर फेंक रही है। तो इसका मतलब यह नहीं होता है। अब देखिए ये तो हो गया इसका लिटरल ट्रांसलेशन, या इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो गया कि कोई अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर फेंक रहा है या प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन इसका जब फिगरेटिव ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो हो जाएगा किसी के साथ फ्लर्ट करना या लाइन मारना। महिलाओं पुरुषों में जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं तो उनके अंदर ये इस तरह की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो हम बोलते हैं कि जैसे वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है, या मेरे को जैसे अपनी देसी भाषा में बोल देते हैं मेरे को लाइन मार रही है, या मेरे को कुछ इस तरह के हिंट दे रही है कि वो सी इज इनटू मी, या वो मतलब मेरे अंदर इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, थ्रो। थ्रो क्या हो गई, एक मेन वर्ब हो गई है, लेक्सिकल वर्ब हो गई। लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइप। उसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, इधर इस वाले के लिए नहीं आएगा। ये तो क्या हो गया, किसी जिसके ऊपर क्या कहते हैं
मतलब ये इस तरह का वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसका आएगा। इधर आएगा सब्जेक्ट की कौन प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, रामू प्रोजेक्ट कर रहा है, दिनेश प्रोजेक्ट कर रहा है, कमल प्रोजेक्ट कर रहा है, गीता प्रोजेक्ट कर रही है, प्रिया प्रोजेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से जब यूज होता है तो वो सब्जेक्ट उधर आएगा। उसके बाद आएगा जिसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है या जिसके साथ फ्लर्टिंग की जा रही है, जिसको लाइन मारी जा रही है। तो सी इज थ्रोइंग हरसेल्फ एट मी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लेक्सिकल वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए आता है जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद तैयार करता हूँ, वह खुद जाता है, हम खुद वहां पे जाएंगे, तो ये हम खुद, मैं खुद, वह खुद। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं ना, जो खुद का बोध करवाते हैं, जैसे मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद खाना बनाता हूँ, मैं, वह खुद विद्यालय जाती है, वह खुद ड्राइविंग करती है। तो ये जो मैं खुद करता हूँ, ये खुद करता हूँ, ये खुद खुद जो होता है, ये खुद खुद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम, यानी निजता का बोध करवाने वाला, अपने आप का स्वयं का बोध करवाने वाला जो सर्वनाम होता है शब्द, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और एट का मतलब तो हो गया आपका प्रीपोजिशन, किसी पॉइंट को इंडिकेट करने वाला, और समबडी यानी जिसके भी साथ क्या कहते हैं फ्लर्ट किया जा रहा है उसका नाम लिख दो। जैसे एट सी इज थ्रोइंग हरसेल्फ एट राजू, यानी वो राजू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। सी इज थ्रोइंग, आई एम थ्रोइंग माई सेल्फ एट, जैसे मैं किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो आई एम थ्रोइंग माई सेल्फ एट प्रतिभा, या आई एम थ्रोइंग माई सेल्फ एट नंदिनी। या हाँ, किसी फीमेल के साथ ही फ्लर्ट करूंगा तो ठीक है, सेंटेंस नहीं बेरिंग गया। तो शी इज थ्रोइंग हरसेल्फ एट मी का मतलब क्या हो गया, किसी के साथ फ्लर्ट करना या लाइन मारना। तो ये थे जो कुछ लाक्षणिक प्रयोग थे। हिंदी के अंदर हम बात करते हैं तो हिंदी के अंदर भी इनके शाब्दिक और लाक्षणिक अभिव्यक्तियां अलग होती है, इंग्लिश के अंदर भी इनकी शाब्दिक और लाक्षणिक अभिव्यक्तियां अलग अलग होती है। तो ये आपको बताया है ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा जो नेटिव स्पीकर्स के साथ एडवांस हो सके। तो आशा करता हूं कि जो आज के जो एक्सप्रेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे होंगे, आपके डेली लाइफ के कम्युनिकेशन को इनहेंस करेंगे उस स्किल को। इसके साथ साथ आपके जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं चीजें ये हेल्पफुल होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, इसका कंटेंट और क्वालिटी, इसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन के साथ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।